आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो कल हमने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक डिसीजन की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे कुछ और सवालों की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे बहुत सारे कानून आएंगे। कानून में बदलाव भी होंगे, कोटा खत्म भी होगा। ओवरऑल कोटा नहीं, मतलब कोटे में कोटा होगा, ठीक है ना। जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। एक अच्छा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि भाई देखिए, रिजर्वेशन आरक्षण का मेन मतलब क्या है। आरक्षण का मतलब यह है कि उन लोगों को, और मैं ये समझता हूं कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको इसकी जरूरत है। जो आ चुके हैं, जो ऑलरेडी समृद्ध हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत क्या है, ठीक है ना। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात की है। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, कल मैंने इसको बताया था। तो बात करेंगे कुछ सवालों की और बहुत अच्छे से जजमेंट को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने लक्ष्य बैच चलाया है 10,000 का 1 साल का जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग बैच चल रहा है। और हमारा ये वाला जो बैच है, ये सारे वनडे एग्जाम, जैसे अभी एनटीपीसी की वांट्स आई हैं, एसएससी की वांट्स आई है, आरओ एआरओ का री एग्जाम, 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको देंगे। 10,000 कूपन कोड आप यूज करिए, 500 सीधा आपको ऑफ मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही कोर्स होगा दोस्तों, कमाल हो जाएगा। आप एग्जाम निकाल लोगे तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को अवेल करें। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट दिया है 6:1, ये अपने में ही ऐतिहासिक है, ठीक है ना। और इसमें यही बोला है कि कोटे में कोटा होगा। सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की यहां पे बात की है, किसके लिए? आरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे एससी एसटी कोटा को डेफिनेटली वो इंपैक्ट करेगा। और जो उसके अराउंड पॉलिटिक्स होती है, जो एफर्मेटिव एक्शन की बात होती है, जिसको मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया भी था आपको, उस पर बात होगी। तो अब हम पीपीटी वाइज शब्द को जरा डिकोड करते कि मतलब क्या है, ठीक है ना। देखिए, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। 1200 के करीब कास्ट हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पूरे भारत में मिला के। इन सबको हम कहते हैं शेड्यूल कास्ट, जो पिछड़ी जातियां हैं। 1950, और ये संविधान में निहित हैं, तो आप इसको बदल नहीं सकते। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बोलते हैं कि देखिए, कुछ कास्ट ने अच्छी खासी एससी सीट्स को, 1200 कास्ट है, लेकिन कुछ कास्ट ऐसी हैं जिन्होंने एससी सीट्स को कैप्चर करके रखा हुआ है और उनको सारे बेनिफिट मिल चुके हैं, लेकिन स्टिल वही इसका बेनिफिट लगातार लेते जा रहे हैं। हमको बेनिफिट देना है जो पिछड़ों में पिछड़ा हो। सबसे आखिरी जो खड़ा है, इतना टैलेंटेड, लेकिन उसको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो हमको उसको बेनिफिट देना है। लेकिन यहां पे हमको देखने को नहीं मिल रहा, तो इसीलिए यहां पे डिवीजन की बात आ गई कि भैया जो सबसे बैकवर्ड है, जो लाइन में पिछला है, सबसे आखिरी में है, उसको तो आप हक दो। यहां पे जो लाइन में सबसे पहले हैं वो अंदर आ जा रहे हैं, और जो आखिरी वाले बस वही जो यहां पे जस्टिस गवाई ने बात कही थी कि जनरल कंपार्टमेंट की तरह हो गया है कि आगे वाले लाइन में बोगी में आ गए और जो सबसे पीछे है उसको बोला कि तुम नहीं आओगे, बस सीटें फुल हो गई हैं। तो ऐसे नहीं होने वाला है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि मतलब ही ये था, हम आरक्षण इसीलिए ही लेके आए थे कि उन लोगों को एम्पावर कर सके जो नहीं है एम्पावर्ड, जो कितने ही सालों से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं। अब यहां पे ईवी चनैया केस की बात की। देखिए, पंजाब 1975, आपको पता है कि पंजाब सबसे पहले ये सब क्लासिफिकेशन लेके आया था। जो वाल्मीकि और मजहबी कम्युनिटी है पंजाब में, उनको इन्होंने सब कैटेगराइज किया था। ये काफी समय तक ऐसे चलता रहा। फिर आंध्र प्रदेश भी ये लेके आ गया। अब जब ऐसा हुआ तो मामला चला गया कहां पे? कोर्ट में। तो कोर्ट ने बोला कि होमोजीनियस कम्युनिटी है ईवी चनैया केस में, कि भाई ऐसा है ना कि कोई भी सब क्लासिफिकेशन नहीं होगा, ये अति पिछड़ा भूल जाइए। एससी एसटीज ये होमोजीनियस हैं, आप समझ रहे हो। फिर 2006 में पंजाब अगेन सब क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर ये हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने रद्द किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने गया और अब जाके ये फैसला आया है, आप समझ रहे हो। तो वही बताया है कि भाई जो एससी और एसटी हैं, इट शुड बी डिवाइडेड, मतलब कुड भी है बट शुड बी डिवाइडेड जब तक देयर इज सब्सटैंशियल गैप। जब देखिए, अगर लेस बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में गैप है, हालांकि ये वर्ड बैकवर्ड तो है ही है,
लेकिन मान लीजिए कि जैसे एक कोई कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के लोगों ने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया है, आईएएस आईपीएस हो गए हैं, अब क्या हम उनको लेस बैकवर्ड बोलेंगे? नहीं, हम उनको बैकवर्ड ही नहीं बोलेंगे। तो भाई जब तक ये गैप जो सबसे, जैसे मान लीजिए कि कोई पंचर बना रहा है, अब वो अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में आता है, एससीज में आता है, तो क्या करेंगे हम उसको सबसे पहले उसका हक देंगे ना कि बेटा तुम आओ, तुम्हारे लिए सीट रिजर्व करके रखिए कि तुमको जरूरी है, तुम बहुत टैलेंटेड हो तो अपना टैलेंट देश को आगे ले जाने में दिखाओ। तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए इसको क्रिएट किया गया था। और 1950 का जो ऑर्डर है वो एक्सक्लूडिंग, मतलब इसमें इट वॉज टोटली एक्सक्लूडेड, इसको इंक्लूड ही नहीं किया था कि एक होमोजीनियस कम्युनिटी रहेगी सारी। और उस समय जरूरत भी थी, उस समय की जरूरत यही थी। लेकिन तब से लेकर अभी तक चीजें बहुत बदल गई हैं और ये गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। मोर बैकवर्ड और लेस गैप बैकवर्ड में गैप बहुत बड़ा हो गया है। तो वही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ कास्ट जो है वो इसका बेनिफिट ले रही हैं। अब क्रीमी लेयर की बात होती है जो कि ओबीसी में है। याद रखिएगा कि जो सब क्लासिफिकेशन है उसको आप क्रीमी लेयर से कंफ्यूज मत करिए। अब देखिए सब क्लासिफिकेशन क्या है? सब क्लासिफिकेशन मतलब कम्युनिटी पे, कम्युनिटी की आइडेंटिटी, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑन कम्युनिटी आइडेंटिटी टू मोर बैकवर्ड एंड लेस बैकवर्ड ग्रुप। कि भाई यहां पे आइडेंटिटी की बात है। क्रीमी लेयर जो है वो इकोनॉमी पे बात करती है, वो इनकम पे बात करती है। यहां पे जो कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन बोला है उन्होंने आइडेंटिटी पे बोला है कि कौन पिछड़ा है और कौन अति पिछड़ा है। लेकिन जब क्रीमी लेयर पे बात आती है तो वो इनकम पे आती, कौन कितना पैसा कमा रहा है। आप फर्क समझिएगा, ठीक है ना, फर्क है यहां पे। तो यहां पैसे पे यहां पे नापा जा रहा है कि अगर 8 लाख से ऊपर आपकी तनख्वाह है, ठीक है ना, आप डॉक्टर के बेटे, आईएएस के, लॉयर हैं, आप सरकार, दो सरकारी और प्राइवेट में, इसको सरकारी में तो रैंक क्या है कि ग्रुप ए ग्रुप बी के अगर आप मतलब ऑफिसर हैं ग्रुप ए ग्रुप बी के लेवल के, उनके बेटे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो प्राइवेट में नौकरी करते हैं 8 लाख से ऊपर, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली इनकम वेल्थ यहां पे इसकी बात की जाती है। और क्रीमी लेयर जो है उसको रिजर्वेशन नहीं देंगे हम, ठीक है ना, इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन। तो ये ओबीसी में लगता है इंदिरा सोनी केस 1992, ठीक है ना। और जब सुप्रीम कोर्ट में आया ये तो फिर इस पे जजमेंट भी आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है यहां पे, बोला कि देखिए एससी एसटीज में भी यही हो, क्रीमी लेयर को आप हटाइए, यू शुड एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर ऑफ एससी एसटी एक तरीके से। अब ये कंसेप्ट नहीं है, सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, लेकिन ये जरूर बोला है कि जिनको बेनिफिट मिल गया आप उसको हटाइए। जस्टिस गवाई मिताल शर्मा और जस्टिस नाथ ने कंक्लूड किया कि ये जो क्रीमी लेयर प्रिंसिपल है इट वाज एप्लीकेबल टू एससी एसटी, इनको भी एप्लीकेबल था। जस्टिस गवाई और मित्तल इन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई देखिए, इनजस्टिस ऑफ अ चाइल्ड ऑफ एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बेनिफिट फ्रॉम रिजर्वेशन, ये तो मतलब एक तरीके से गुनाह हो गया कि क्यों एक आईएएस आईपीएस का बच्चा जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले। Majority of the majority approach suggested by H.M. Sirvai is followed. The decision of 4 out of the 6 judges in majority would call for the creation of criteria to identify the creamy layer among the SC/ST. कि आप इनमें क्रीमी लेयर छांटिए, इसके लिए कमीशन बनाइए जैसे आपने ओबीसी के लिए कमीशन बनाई थी। अब सबसे बड़ी बात, अगला सवाल, क्रीमी लेयर पे आप क्लियर हो गए। यहां पे बात यह है कि भाई इक्वालिटी मतलब क्या है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ बोला। तो यहां बोला है कि देखिए सबसे डिफरेंस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इक्वालिटी। भाई समानता बहुत जरूरी है और समानता ही होनी चाहिए जब समानता होगी। लेकिन समानता मतलब क्या, कैसे आप दो लोगों को समान मानेंगे, डेंजरस है ना। अब जैसे आप यहीं पे ही देख लीजिए, आपने कहा कि एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है वो इक्वल है, होमोजीनियस है, सब इक्वल है। कैसे इक्वल है, एक कोई पंचर बना रहा है और दूसरा पंचर बनाने वाले का बेटा, और मान लीजिए उसकी कास्ट जो है वो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल कास्ट में आता है वो, और दूसरा आईपीएस आईएएस का बेटा, वो दोनों कैसे इक्वल हैं। लेकिन संविधान बोलता राइट टू, तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी जरूरी है। फैक्चुअल इक्वालिटी क्या है हमको ये देखना पड़ेगा, फैक्ट क्या है, ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल कैसे फॉलो हो गया, आप समझ रहे हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी को हमको समझना चाहिए। इट्स नॉट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट द इक्वालिटी ऑफ आउटकम। आप समझ रहे हो कि रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या है उसका। सिर्फ अपॉर्चुनिटी देना इज नॉट, मैंने वही बताया ना कि अब जैसे
एक घोड़ा जो है उसके 4 पैर हैं और एक घोड़ा जो है वो लंगड़ा है। अब हमने लिख दिया इक्वालिटी है, भाई घोड़े घोड़े हैं, लंगड़ा हो से कोई मतलब नहीं, तो क्या फिर वो जो लंगड़ा घोड़ा है वो ज्यादा काबिल है? नहीं दौड़ पाएगा ना। समझ रहे आप मेरी बात की नहीं? तो इसीलिए आउटकम क्या आ रहा है भाई, हमको ये देखना पड़ेगा ना कंडीशंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, फैक्चुअल इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही सब क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी आनी चाहिए, मोर और लेस बैकवर्ड ग्रुप को देखना चाहिए, और इन दोनों के बीच में जब ये आएगा सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जो कि अभी मैंने आपको समझाया, तब जाके चीजें बेटर होंगी। साथ ही साथ जैसे कोई पब्लिक एग्जामिनेशन या कोई भी मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को लेके, इट मस्ट नॉट जस्ट बी ओपन टू ऑल बट इंश्योर फैक्चुअल इक्वालिटी। ठीक है ना, कि हर कोई आ सकता है, एग्जाम दे सकता है, लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा ना कि अगर रिजर्वेशन आपको मिल रहा है कि कौन एग्जाम दे रहा है, कौन किस परिस्थिति से आ रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, और अगर कोई बढ़िया है तो आप उसको हटाइए, उसको बोलिए कि बेटा वो जनरल लाइन है, वहां पे लगिए। ये लाइन उन लोगों के लिए जिनके पास कभी कुछ नहीं था। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, तो मेरिट एंड रिजर्वेशन डू नॉट कंस्टिट्यूट अपोजिंग आइडिया। कितनी शानदार बात बोली है, देखिए कि मेरिट एंड रिजर्वेशन ये अपोजिंग आइडिया है ही नहीं, जो भारत में बहुत ज्यादा इस पे बवाल चलता है। काफी लोग रिजर्वेशन मेरिट ये एक ही आइडिया है, ये सोशल इक्वालिटी है, एंड दैट इज द इंक्लूसिविटी ऑफ देमसेल्व्स एस्पेक्ट्स ऑफ मेरिट। अगर हम बात करते हैं, एक तरीके से रिजर्वेशन भी एस्पेक्ट ऑफ मेरिट है अगर आप देखो तो। यहां पे ये बोला गया है कि जो ये आइडियाज हैं, इट डिड नॉट फाइंड स्ट्रॉन्ग इकोज इन द कंकरिंग जजमेंट्स। इन आइडिया जितने भी जजमेंट आई है, इन सब पे बात ही नहीं हुई है। एक सिक्के के दो ही पहलू है, मेरिट और रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब क्यों नहीं को रिजर्वेशन, जिनको अभी तक नहीं मिला है कुछ। आप पढ़ लिख गए हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ऑलरेडी भारत के 90% लोगों से आगे हैं, 80-90% लोगों से आगे। क्योंकि भारत में पढ़ाई बड़ी, आप कुछ नहीं करिए, आप बस जाइए मंदिर में और 10 रुपए से हिला दीजिए, इतनी भीड़ आ जाएगी ना, देख के डर लगता है इतनी गरीबी। तो क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं? उसका बच्चा अगर एग्जाम में बैठेगा, क्या आप बोलेंगे कि नहीं हम इक्वल हैं, तो मेरिट, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इसीलिए उसका क्राइटेरिया दिया है। आप समझ रहे हो? आपको जान के हैरानी होगी, बट बहुत सारी रिजर्व्ड सीट्स छूट जाती हैं। आपको पता है, उन पे वो या तो उतनी कट ऑफ नहीं जा पाता है, नहीं तो बहुत सारे लोग भरते ही नहीं हो उतनी सीट, उतनी भी सीटों पे नहीं भर रहे, तो ये दिक्कत है। सो जस्टिस वीके कृष्णा ने बोला कि कंसिडरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी कैन नॉट बी परमानेंटली सबऑर्डिनेटेड टू हरिजन वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को अगर कंसिडर करें तो ये हरिजन वेलफेयर का सबऑर्डिनेशन नहीं है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। और जिस दिन हम ये समझ गए उस दिन समाज का उत्थान होगा ही होगा। अब ये जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, जो मेरिट की डेफिनेशन दी है वो कैसे अप्लाई होती है ये देखना पड़ेगा। जैसे यहां पे जस्टिस जीवन रेड्डी ने इंदिरा सोनी केस में बोला था कि मेरिट ही एक एलोन, मेरिट जो है ना, मेरिटोक्रेसी वही सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, सर्जन, एयरलाइन पायलट, टेक्नीशियन, न्यूक्लियर स्पेस एप्लीकेशन, इसमें मेरिट ही भाई, फर्क नहीं पड़ता, तुम जो काबिल है वो आएगा, दैट्स इट। यहां पे ये बोला गया था। अब फ्यूचर बेंच देखेगी कि भाई मेरी क्या वाकई में इस पे हमको काम करना है, ये जो कैंडिडेट की सोशल बैकवर्डनेस है, क्या वो मेरिट दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड एज अ मेरिट, ये एक रहेगा, एक इशू रहेगा। हार्ट सर्जन, न्यूक्लियर टेक्नीशियन या बाकी स्पेशलाइज जॉब प्रोफाइल के लिए, और इसमें पॉलिटिक्स भी होगी। भाई कुछ चीजों में तो मेरिट चाहिए, लेकिन क्या एक इंसान की सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशन है या जो सोशल बैकवर्डनेस है, क्या हम उसको एज अ मेरिट काउंट करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कि एक लड़का आया है और चलिए, मैंने खैर थोड़ा इस पे हम नहीं बात करते हैं, लेकिन ये एक फ्यूचर रहेगा, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट करने से बच नहीं चाह रहा हूँ। ओके, छोड़िए, एग्जाम्पल अभी डस्टबिन में चला गया, बाद में जब इस पे इशू आएगा तब हम इस पे बात करेंगे। अभी फ्यूचर में टाइम है, अभी देखिएगा इस पर ज़बरदस्त पॉलिटिक्स होने वाली है। इनडायरेक्टली कास्ट सेंसस को यहाँ पे, हालांकि मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कास्ट सेंसस को लेके, ठीक है,
कुछ चीज़ों कास्ट सेंसस करवाइए, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रख के, ठीक है। बट अगेन ये पॉलिटिकल टूल है। भाई अमर्त्य सेन ने सीधा सीधा बोला था कि आप अगर कल किसी को खाना दोगे, वो फिर आके खाना मांगेगा। उसको खाना कैसे बनता है, अनाज कैसे लाया, वो बात सिखा दो। मछली पकड़ोगे, मछली खिलाओगे तो मछली मांगेगा, मछली पकड़ने ही सिखा दो उसको, सिंपल सी बात है। तो मैं उसी पे बिलीव करता हूं। तो अब बहुत सारे नए सवाल हैं। सबसे पहली बात तो ये डिबेट रहेगी कि जो रिजर्वेशन है क्या वो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, टू द राइट टू इक्वालिटी और एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ दैट राइट विल बी अ कोर क्वेश्चन। ये गजब की बात होगी बेटा कि जो राइट टू इक्वालिटी है का हम कहते हैं, क्या रिजर्वेशन एक एक्सेप्शन है इसको भी लेके? ये तो संविधान में निहित है, आर्टिकल 14। तगड़ी बहस होने वाली, या फिर इसी राइट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। देखते रहिए आप। जब एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बिहार और छत्तीसगढ़ में, आपको बता दूं, जैसे इंदिरा स्वामी केस में था ना, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारे राज्यों में 50% ब्रीच कर गया और इसके केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो रिजर्वेशन दे देती है अपनी वोट बैंक के लिए, लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन जाना, अभी आपने देखा कर्नाटक में कंट्रोवर्शियल बिल आया, उसमें क्या था कि टैक्स सेक्टर में 72% तक रिजर्वेशन आप कन्नडिगास को देंगे। बहुत बवाल हुआ, तो कर्नाटक को वो विथहोल्ड करना पड़ा, है कि नहीं? ये चीज है। मराठा बिल रिजर्वेशन कंट्रोवर्सी हुई, स्ट्रक डाउन हुआ मराठा रिजर्वेशन, 60% से ऊपर रिजर्वेशन जा रहा था, ये हिसाब किताब। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन ये है कि जो सब कैटेगराइजेशन है, व्हाट इसका होगा क्या, ठीक है ना, कि जो सब कैटेगराइजेशन है उस क्या है, क्रीमी लेयर होगी, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? एससी एसटीज के लिए, ओबीसी के लिए तो बाकायदा एवरीथिंग इज देयर, बट ओबीसी और एससी एसटीज दे आर डिफरेंट, वो फर्क है उसमें। ओके, सो द एक्सरसाइज अलोंग द लाइंस। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन हम देख सकते हैं, इनकी जो कमीशन आई थी, जिन्होंने बताया था कि जैसे ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन हुआ था, अब ऐसे एससी एसटी का भी कर सकते हैं। तो खैर दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इसमें बहस होगी और डेफिनेटली एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वो निकलेगा। बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, उसकी भी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी अपने इस जजमेंट से। तो यही चीज़ है। अब देखिए, बहुत सारे लॉ भी हैं, जैसे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बात बोली है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि गुजरात और तमिलनाडु में कुछ एरियाज में कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसे फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी की कोई सोच भी नहीं सकता। आज भी छुआछूत ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे ना कि वो बाहर है। 1989 का एससी एसटी लॉ है, एससी एसटी एक्ट है। अब इसमें अभी इसको होमोजीनियस कम्युनिटी बोला जाता है, तो क्या इसमें बदलाव होगा? इस लॉ में भी बदलाव होगा? जो एट्रोसिटी होती है उसको डील करने के लिए लॉ बनाया गया है, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकते अब एससी एसटीज के लिए, तो क्या इसमें बदलाव होगा? तो वो देखना पड़ेगा। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। जैसे जैसे इसमें बात होगी हम लेक्चर्स बनाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक टेक्निकल इशू है तो मेरा काम यही है कि आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें समझाऊं। और जैसा कि हमने बताया कि जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, तो आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।